वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लूंगा। अगर आपको कोई मसला है या कोई प्रॉब्लम है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक है, आप इस प्रोग्राम में फोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स लाइन्स के ऊपर होते हैं। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जैसे मुझे पूछना था, मेरी बहन को ना डिस्कशन लीव मिली थी कि 7 ईयर के बेबी के ऊपर। अच्छा। वो अपने हस्बैंड से सेपरेटेड थी, तो उसमें जैसे फिर 7 साल का केस किया तो उसको 2.5 साल की मिली है ना। ठीक। हेलो जी हाँ। जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड है जैसे कोई ड्राइविंग में, तो उसका कोई इफेक्ट नेक्स्ट पड़ेगा जब 2.5 साल की वो खत्म हो जाएगी तब डिस्कशन लीव? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, इसमें 2.5 साल की मिली। अब उसको असल में उन्होंने 10 ईयर के एक रूट के ऊपर उन्हें चढ़ा दिया है, तो 2.5 साल के बाद आपको और 2.5 साल अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर 2.5 साल का आगे जब 10 साल पूरे होंगे फिर इंडेफिनिट स्टे देंगे। लेकिन हम इस मसले को अदालतों में फाइट कर रहे हैं कि हमारा यही शुरू में ख्याल था और मेरी अपनी भी ओपिनियन यही थी कि जो रूल्स बना था इसका मतलब यही था कि जो बच्चे 7 साल पूरे कर लें उनको यहाँ पे इंडेफिनिट स्टे मिलना चाहिए। 2.5 साल का, या जैसे पहले 3 साल का देते थे, अब 2.5 साल का ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल 2.5 साल के बाद उनको नेक्स्ट 2.5 साल का मिल गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी ध्यान में रख लें कि अगर कोई बच्चा यूके में पैदा हुआ था, जो ही बच्चा 10 साल यूके में पूरे कर लेता है तो वो डायरेक्ट ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई कर जाता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हम लोगों ने ना अपना एक केस जमा कराया, मेरी कजन ने जी, और उनके बच्चों को भी 7 साल हो गए थे और 1 साल केस पेंडिंग पड़ा रहा और उसके बाद अभी लास्ट मंथ में ना उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। अच्छा। तो क्या वो अपना, उन्होंने ऑलरेडी वकील उनके लिए रिव्यू के लिए एक लेटर लिखा है, क्या वो उसका वेट करें या फिर वो कर दें प्रोटोकॉल लेटर उनको भेजें, क्या करें? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असली रिव्यू वो कोई नहीं करते हैं। जब इमिग्रेशन वाले कोई फैसला कर लेते हैं तो वही उनका फाइनल समझा जाता है। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो रिव्यू का लेटर भेज देते हैं या फिर वो जो प्रोटोकॉल प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता है वो भेज देते हैं। इस दौरान होमास वाले चाहते हैं कि किसी तरीके से 3 महीने पूरे हो जाएं और जुडिशियल रिव्यू की जो मुद्दत है वो खत्म हो जाए। वो एक लिमिट खत्म हो जाए तो फिर आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि अगर आपका या किसी का केस रिफ्यूज हो जाए 7 साल की बुनियाद पर, इमीडिएटली उसको हाई कोर्ट में ले जाए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना है आपसे कि मेरे 3 सवाल हैं। पहला तो कि हमें डिस्क्रिप्शन लीव मिले 3 इयर्स की, तो लाइफ एंड यूके टेस्ट जो करने का होता है वो अभी हम करें तो बाद में वो चल जाएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं टोटली डिसेबल हूँ, तो क्या मुझे भी लाइफ एंड यूके टेस्ट देना पड़ेगा? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि आपको डिस्क्रिप्शन लीव अगर मिली है 3 साल की, इसका मतलब है कि और 3 साल इसके बाद आपको, जब 3 साल पूरे हो जाएंगे फिर और 3 साल होंगे, जब 6 साल पूरे होंगे फिर आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेंगी। अभी से अगर लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लेती हैं, हो सकता है ये आफ्टर 4-5 साल वैलिड ना रहे। तो बहरहाल इंग्लिश जो है ये सीख लें, ये अच्छी चीज है, ये काम आती है। तो अगर इंग्लिश आती हो तो आप एनी टाइम जो कोर्स है इसको या टेस्ट है उसको आप पास कर लेंगी। तो अभी इस वक्त आपको पास करने की, इसमें आपको किसी किस्म की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त डिपेंड है कि आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है। अगर आपकी फिजिकल या मेंटल कंडीशन ऐसी है कि आप कोई कोर्स अटेंड नहीं कर सकती और जीपी आपका कंफर्म कर दे तो फिर आपको लाइफ इन यूके सर्टिफिकेट की देने की जरूरत नहीं होती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये प्लीज थोड़ा सा बताइएगा, काफी अच्छे से एमनेस्टी के बारे में सुन रहे हैं, और ये बताएं कि जब आएगा, जिस दिन ऐलान होगा उस दिन पूरे डेट तक सब लोगों को देंगे? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने सारे लोग एमनेस्टी के इंतजार कर रहे हैं, चूंकि ये एमनेस्टी यूके में नहीं बल्कि सारी दुनिया के जितने भी ये आप समझे कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें एमनेस्टी जरूर निकालती रहती है, जिसको इमिग्रेशन खोलना भी कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि आमतौर पर गवर्नमेंट एक डेट मुकर्रर कर देती है कि जो लोग उस तारीख तक जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनके केसेज अंदर थे, उन सबको यहाँ पे स्टे दे देते हैं। जैसे कि पिछली जो एमनेस्टी थी, वो लेगेसी एमनेस्टी एक तरह की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिसने 2006 में इसका ऐलान हो गया था, लेकिन
لیکن بعد میں اس کے ڈیٹ انہوں نے بڑھا دی تھی اور مارچ 7 تک لے گئے تھے. تو بہرحال جہاں تک ایمنسٹی کا تعلق ہے کافی سارے ایسے ہیں کیسز جو کہ آپ پینڈنگ پڑے. جو ان کی آخری رپورٹ تھی اس میں تقریباً 5,70,000 کیسز تھے جن کے ابھی تک فیصلے نہیں ہوئے, یا اگر ہوئے تو ان لوگوں کو یہاں پہ کسی قسم کی پرمیشن نہیں ملی ہے رہنے کی اور وہ اسٹل یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو کوئی نکلنے والی ہے تو اب دیکھیں اس میں کتنی دیر لگتی ہے, چونکہ پچھلے سال دسمبر سے اس سے بات چیت شروع ہوئی تھی تو اس سال اپریل مئی تک چلی ہے. اس کے بعد پھر تھوڑا سا اس میں کوائٹ ہو گیا تھا. اب ایک امیگریشن بل بھی پیش ہوا ہے پارلیمنٹ میں, جب اس کا کوئی فیصلہ ہوگا شاید اس دوران کوئی نہ کوئی ایمنسٹی شاید نکال لیں. بہرحال جو بھی کوئی پروگرس ہوئی ہم اسی پروگرام میں آپ کو بتا دیں گے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کورٹ میں گئے تھے 30 اکتوبر کو, تو انہوں نے لیٹر بھیجا ہے تو ابھی ریفیوز ہو گیا ہے. تو ابھی ہم نے اپیل کی ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے کہ ابھی ہائی کورٹ میں جائے گی تو یہ ہو جائے گی؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ اگر آپ کے کیس ریفیوز ہو جائے تو آپ کو اپیل کا رائٹ ملے تو پھر آپ جو اپیل کرتے ہیں وہ ایک امیگریشن جج کے پاس جاتی ہے. لیکن اگر آپ کو اپیل کا رائٹ نہ ملا ہو تو پھر آپ اس کو آگے ہائی کورٹ میں لے جا سکتے ہیں. بہرحال اگر آپ کا کیس ریفیوز ہوا تھا تو آپ نے آگے ہائی کورٹ میں لے گئے یا آپ نے اپیل کی ہے تو اس کا انتظار کریں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. چونکہ جب بھی امیگریشن والے کو فیصلہ کرتے ہیں اس کو جب کورٹ میں ریویو کرتے ہیں تو ججز کے تھوڑے اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں, چونکہ ہوم آفس والوں کی کوشش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کا کیس ریفیوز کیا جائے, لیکن جو ججز ہوتے ہیں یہ ذرا اوپن مائنڈ سے کیس کو سنتے ہیں اور ان کے سامنے انصاف کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال اگر آپ نے کیس عدالت میں لے گئی ہیں تو اس کا انتظار کریں, دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا یہ تھا کہ میرے پاس ریفیوجی اسٹیٹس ہے اور مجھے 5 سال کی لیو ٹو ریمین ملی تھی. ٹھیک ہے. میرے ساتھ 4 بچے ہیں تو وہ میرے 5 سال پورے ہونے والے ہیں. میں نے انٹرنیشنل سے اپلائی کرنی ہے جنوری میں, تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ مجھے کون کون سی چیزیں ساتھ لگانی پڑیں گی. جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ کو کسی خاص پیپر کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ انگلش ٹیسٹ بھی آپ کو پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کام کرنا بھی آپ کے لیے ضرورت نہیں ہوتا ہے. تو جو اپلیکیشن فارم ہے اس میں ڈیٹیل میں لکھا ہے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی, تو آپ اپلیکیشن کر دیں. خاص کسی چیز کی آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے ضرورت نہیں پڑتی ہے, نہ ہی کوئی ریکوائرمنٹ ہوگی, آپ کو انڈیفینٹ اسٹے مل جائے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک سوال پوچھنا ہے. یہ ہم نے نا اسپاؤس کے لیے اپلائی کیا تھا, ایک میرا بیبی بھی ہے تو انہوں نے نا ریفیوز کر کے 30 منتھ کا نا وہ ویزا نہیں جو ویکیشنل لیو جی وہ دے دیے. تو وہ انہوں نے نا وہ سارے پیپر وغیرہ بھیج دیے, وائف کا پاسپورٹ بھی بھیج دیا, لیکن وہ جو انگلش کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا A1 کا وہ انہوں نے نہیں بھیجا. تو نیکسٹ مرتبہ جب ہم دوبارہ اپلائی کریں گے تو وہ ساتھ لگے گا. یہ آپ سے ذرا پوچھنا تھا, ذرا بتا دیں کہ اس سے دوبارہ منگوا لیں یا دوبارہ لگے گا, یہ صرف بتا دیں پلیز. جی آپ کی کال کا شکریہ. ہاں اس میں اس کی ضرورت پڑتی رہے گی آپ کو, چونکہ جب بھی آپ آگے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گے یا جب بھی آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں گے یا انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کریں گے انگلش سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی. آپ ایسا کریں کہ جو لیٹر آپ کو امیگریشن والوں کی طرف سے ملا ہے اس کے نیچے کیس ورکر کا نام لکھا ہوگا اور اس کے اوپر اس کی ڈیٹیل لکھی ہوگی, اس کو دوبارہ چٹھی لکھ کر ان کو کہہ دیں کہ جی آپ کو سارے پیپرز مل گئے لیکن انگلش سرٹیفکیٹ نہیں ملا B1 کا یا جو بھی آپ کے پاس تھا, تو ان کو کہیں کہ آپ کو کاپی بھیج دیں. تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو کاپی فائل سے نکال کر بھیج دیں گے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو جی فرمائیے. جی بسم اللہ. میرے دو سوال ہیں. ایک تو پہلا ہے کہ جیسے کیس ریفیوز ہو جاتا ہے جو 7 سال والی پالیسی میں بچوں کا, تو جیسے آپ نے بتایا کہ ہائی کورٹ میں لے جاتے ہیں, تو اس میں سے کسی کو ملا ہے آج تک؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں جو قانون بنا تھا پچھلے سال جولائی میں بنا تھا, تو جولائی کے بعد یہ ہوا کہ جولائی سے لے کر اپریل تک تو ہوم آفس ان کو کورٹ کے ڈیسیشن کے مطابق, جو سپریم کورٹ کا ڈیسیشن تھا جو بھی رولز ہے اس کے مطابق لوگوں کو پرمیشن دیتے رہے. لیکن اپریل کے بعد انہوں نے اب جو کیس ہے وہ ریفیوز کرنا شروع کر دیا. اب اپریل سے ابھی تک جو بھی اپلیکیشنز گئی ہیں تو جتنی میرے نوٹس میں ان سب میں لیو گرانٹ ہو گئی ہے. لیو گرانٹ سے مراد یہ کہ وہ پرمیشن مل گئی ہے کہ ہاں یہ کیس کو ہم سنیں گے. ججز اصل میں پہلے جب آپ ہائی کورٹ میں کوئی کیس لانچ کرتے ہیں تو ایک جج کے پاس جاتا ہے, جج پیپر دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کیس کو آگے سننا چاہیے یا کہ نہیں سننا چاہیے. بعض کا تو وہ کیس میں اگر جاننا ہو تو سیم ٹائم پہ ریفیوز کر دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو پرمیشن نہیں دیتے ہیں. لیکن سبھی کیسز میں تقریباً جتنے میں نے دیکھے ہیں تو ان میں لیو گرانٹ ہو گئی ہے. لیکن چونکہ ابھی کیس ہائی کورٹ میں چلتے وقت 5-6 مہینے لگتے ہیں, ہیئرنگ ڈیٹ آنے میں تھوڑی زیادہ دیر لگی, تو ابھی تک کوئی اس میں فیصلہ نہیں آیا ہے. تو جو ہی کوئی ایک آدھ فیصلہ آ گیا تو میرے خیال میں اس کے بعد ہوم آفس کی شاید پالیسی چینج ہو جائے گی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے.
हेलो मतलब जी पूछना था, मेरा जमीन की केस चल रहा था, वो रिफ्यूज हो गया। रिफ्यूज किया था मैंने, तो बाद में रिकंडीशन भी डाला तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे बच्चे हैं तो वो 7 साल के हो रहे हैं अभी 2 मंथ के बाद। ठीक जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप ऐसा करें कि अगर आपने असल में ये जो अगर आपने ऑलरेडी को केस चल रहा था, पता नहीं आपने एप्लीकेशन फी पे की थी, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करके डाला था कि नहीं डाला था। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखें कि ये जो कानून पिछले साल बना था 7 साल का, तो इसमें उन्होंने लिखा था कि अगर कोई आदमी इस कानून से बेनिफिट उठाना चाहे या इससे इस्तेफादा उठाना चाहे तो उसको इस कानून के तहत न्यू एप्लीकेशन करना पड़ेगी। तो इसका मतलब यही है कि अगर 7 साल आपके पूरे नहीं हुए थे, कोई केस आपने किया था तो वो 7 साल की इसमें नहीं था, तो जब 7 साल पूरे हो जाए वो पूरे होने के बाद आप न्यू एप्लीकेशन कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने अपनी मिसेज के साथ FLRO की एप्लीकेशन की, ठीक है, वहां पहले, और उन्होंने मुझे लास्ट वीक एक लेटर मिला है उनसे। उन्होंने प्रोग्रेस चेक लिखा हुआ है लेटर के ऊपर, और वो उसके ऊपर रेफरेंस नंबर भी कोई डिफरेंट है। जो पहले मुझे एक्नॉलेजमेंट लेटर पर आया था वो रेफरेंस नंबर नहीं है, ये थोड़ा छोटा है, और इसका क्या मतलब है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप इंतजार करें। रेफरेंस नंबर उनके अपने एडमिन का होता है, उससे आपका कोई खास ताल्लुक नहीं होता, वो बड़ा हो या छोटा हो या लंबा हो या जो भी ऑफिस वहां पे डील करता है उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। तो आपने अगर एप्लीकेशन की, आपको एक्नॉलेजमेंट आ गई थी, उसके बाद आपके बायोमेट्रिक्स भी हो गए थे, तो अब बस नेक्स्ट चीज आपका डिसीजन होने वाला है, तो बस उसका इंतजार करें। ये जो नंबर चेंज होना ये उनका एडमिन मसला है, तो वो चेंज करते रहते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पे, आपके केस पर। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने ये पूछना था कि जो 2012 में आए हैं उनकी स्टे कितने अरसे बाद होगी? जी क्या? जो 2012 में आए हैं उनकी स्टे कितने अरसे बाद होगी? और दूसरा मैंने ये पूछना था, तो अभी स्टे के लिए स्टे अप्लाई करें तो कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आप जो कोर्सेज अटेंड करना पड़ेंगे, अगर कोई भी आदमी इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करता है या इसके लिए अप्लाई करता है नेशनलिटी के लिए, तो उसको एक तो अंग्रेजी का टेस्ट है वो पास करना पड़ता है, और दूसरा जो लाइफ इन यूके टेस्ट होता है वो पास करना पड़ता है। 2 के कोर्स कंप्लीट किए कर लें तो उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऐसी की जा सकती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो मलिक जी फरमाइए। मतलब कि ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੋਰਟ ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ? नहीं, जदों तुसी एप्लीकेशन करते हो तो तदों एक एक्नॉलेजमेंट आ जानी है, उस तो बाद डिसीजन आ जाना है। डिसीजन च अगर अपील ना राइट मिले है तो फिर तो तुसी इसनू फर्स्ट ट्रिब्यूनल ले जा सकते हो, तो अगर अपील ना राइट नहीं मिले तो फिर इसनू डायरेक्ट हाईकोर्ट ही ले जा सकते हो। तो अगर अपील ना राइट नहीं मिले तो इसकी जुडिशियल रिव्यू चैलेंज कर दियो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो, मैनू जिदा 2.5 साल का वीजा मिले, हाँ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂ, ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਾਰਡ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਆ। जी हाँ, तुसी ये कर सकते हो कि पहली गल कि जिथे तक यूके च रहने ना तल्लक है तुसी कार्ड ते रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ट्रैवल करना है तो फिर उस वास्ते पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। तो पासपोर्ट बनवाने ने है कि अपनी एम्बेसी चले जाओ, अगर इंडियन हाई कमीशन चले जाओ, उसे जाके उन्हें की पासपोर्ट की फोटो कापी दस दो, तो नाल अपना कार्ड जरा कि स्टे ना इतने मिले है 2 दस दो, उसे की पासपोर्ट बना के दे देंगे। तो जदों पासपोर्ट मिल जाए तो तदों एनी टाइम ट्रैवल कर सकते हो। पासपोर्ट से कोई स्टिकर लाने की जरूरत नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ जी सर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था सर। ऐसा है कि हमने 3 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो हमने तीनों ने FLR का कोर्स केस डाला था। अच्छा। सर ऐसा है कि हमारे फिंगरप्रिंट हो गए है, एक्नॉलेजमेंट आ गई थी, पर अभी प्रॉब्लम ये है कि जो हमने केस डाला था 3 स्टूडेंट ने, तो क्या हुआ कि जिस सॉलिसिटर के थ्रू डाला था तो उनका कोई जो एड्रेस था वो वहाँ पे नहीं है। तो सुनने में आया कि उनके ऊपर किसी ने फ्रॉड का केस डाला हुआ है। ठीक है, तो सर फिर क्या करूँ? लाइक उसका
अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं बन रहा। पर फाइलें जो पोस्ट करी है वो हमने अपने हाथ से करी है, तो हमारे डॉक्यूमेंट और हमारा पासपोर्ट की होम ऑफिस में हमारे पास वो नंबर है जो होता है, तो क्या करना चाहिए सर? प्लीज मेरे को उसके लिए एडवाइस चाहिए। जी, इसमें ये चाहिए कि अगर तो आपके जिस आदमी ने पास आपका केस बनाकर भेजा था या जो एड्रेस आपके फॉर्म के ऊपर लिखा था वो अगर वहां से चलेंगे या वो बंद हो गया, ज़रा चिट्ठी आपको मिलेगी नहीं, आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर वो रेफरेंस नंबर आपके पास है या होम ऑफिस की तरफ से जो एक्नॉलेजमेंट आई थी उसकी कॉपी है, तो आप होम ऑफिस वालों को चिट्ठी लिख दें, उनको लिख दें कि जी मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव था वो चला गया, तो मैं अपने केस के साथ खुद डील करना चाहती हूँ, तो जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है मुझे भेज दें। तो ऐसी अगर चिट्ठी उनको आप रिकॉर्डेड डिलीवरी करके भेज दें, तो उसके बाद जो भी खतो किताबत होगी वो आपके पास आएगी। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है कि किसी वकील के पास चले जाएं, उनको बता दें, वो खुद ही होम ऑफिस से कॉरेस्पॉन्डेंस अपने एड्रेस के ऊपर मंगवा लेंगे और फिर जो आपको आगे देते रहेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुसैन बात कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा लास्ट ईयर मैंने अपना शादी बेस पे अप्लाई किया था जी, तो मुझे उन्होंने मार्च में अप्लाई किया, दिसंबर में उन्होंने जवाब दिया कि आपका जो इंग्लिश टेस्ट है उसकी आपने एक कॉपी नहीं भेजी जो है वो। मैं अपील दी, उन्होंने मुझे अपील मैंने विन कर ली। जब उन्होंने फिर होम ऑफिस में मेरे खिलाफ केस किया कि ये कॉलेज जो है ना रिकॉग्नाइज नहीं है। जब अपर ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी वाकई कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं है, दोबारा मैंने केस अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम कॉलेज तो हो गया, मगर आपकी शादी जेन्युइन नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है कि आप कोई बैंक स्टेटमेंट या कुछ, तो राइट ऑफ अपील नहीं दिया। फिर सोलिसिटर ने बात की तो उन्होंने कहा ठीक है आप राइट जो प्रूफ है वो आप दे दें, तो प्रूफ कुछ दिए, उन्होंने वो प्रूफ एक्सेप्ट कर लिया। अब कहा कि जी अपील दे दिया, मगर जी आप अभी पाकिस्तान क्यों नहीं जाते या अपनी बीवी के साथ मॉरिशस क्यों नहीं जाते, वहां जाके रहें। तो क्या ये केस विनेबल है या नहीं है? जी, पहली बात आपसे ये गलती हुई है कि जब आपकी अपील अलाउ हो गई थी तो अपर ट्रिब्यूनल से आपके खिलाफ फैसला हुआ था, आपने उसके आगे अपील में कोर्ट ऑफ अपील में चला जाना चाहिए था। चूंकि अगर अपर ट्रिब्यूनल से आपके खिलाफ फैसला हो जाए हियरिंग के बाद तो उसका ऊपर कोर्ट ऑफ अपील में ले जाते हैं, उसने आगे ले जाना था, उसमें मुझे ज्यादा चांस लग रहा था। तो बहरहाल अगर आप वाइफ के साथ यहाँ पे रह रहे हैं और काफी अरसे से आपका केस चल रहा है तो आप ह्यूमन राइट्स में आते हैं, तो अभी आपको अगर अपील का राइट उन्होंने दिया तो आप इसमें अपील कर दें। चूंकि जो अपील है ये आगे फर्स्ट ट्रिब्यूनल में जाएगी, वहां से अगर आपके हक में फैसला नहीं होता आप इसको फर्दर भी ले जा सकेंगे। तो मेरा इसमें यही मशवरा है, फिलहाल इसमें अपील कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वीजा है, 2 छोटे छोटे सवाल है जी। 3 साल की अभी और मिली है, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या मैं अभी से लाइसेंस पे टेस्ट कर सकता हूँ या बाद में कर लूँ, क्योंकि ये कितना इसकी वैलिड कितने टाइम होता है। और दूसरा सवाल यह है कि इस लीव पर बंदा कम अज कम कितना अर्सा मुल्क से बाहर रह सकता है। जी, जहां तक आपके टेस्ट का तल्लक है तो आप अंग्रेजी सीख लें, टेस्ट आप एनी टाइम पास कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो चेंज करते रहते हैं डेट्स। पहले भी एक कॉलर का यही सवाल था, तो इसमें यह है कि अगर वो कभी कभी वो कहते हैं जैसे कोई आदमी अगर आइल्स वगैरह करता है उसकी 2 साल तक मुद्दत होती है, तो इस वजह से अभी आप सिर्फ इंग्लिश सीख लें, तो इंग्लिश आती हो तो आप एनी टाइम टेस्ट पास कर लेंगे, उसकी जरूरत नहीं होगी। दूसरा, अभी ये जब ये 3 साल पूरे होंगे आपको और 3 साल का स्टे मिलेगा, तो इसका मतलब 6 साल पूरे कर लेंगे तो फिर आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो अभी इस स्टेज पे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई जरूरत है टेस्ट पास करने की। दूसरी बात यह कि अगर आपको जब लीव मिल जाए तो उसमें आप बाहर जाएं, तो मेरा उसमें मशवरा है कि 3 महीने से ज्यादा बाहर ना रहें, तो फिर ये आपकी नेशनलिटी पे असर पड़ता है। तो वैसे उसमें कोई लिखा नहीं है कि आप कितने दिन बाहर रह सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूके में रहा करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी मलिक साहब, मेरे छोटे छोटे 2 सवाल है जी। पहला तो ये है कि मेरा अभी हाई कोर्ट में केस किया था, मेरा लेगेसी में केस रिफ्यूज हुआ था। मेरी बेटी और वाइफ दोनों ब्रिटिश है यहाँ पे। अच्छा। तो अभी केस मेरा जा चुका है हाई कोर्ट में। मेरे सिस्टर ने बोला कि उन्होंने वो एक्नॉलेजमेंट जो लेटर वगैरह होता है उन्होंने भेज दिया है उनको। अच्छा। अभी कितना देर और लग सकती है? और दूसरी बात ये है कि यदि मुझे वो वहाँ से मैं मतलब विन कर जाता हूँ तो वो मुझे वीजा देंगे, इंडेफिनिट देंगे या डिस्कशन लीव 3 साल की या 2.5 साल की? अभी सोलिसिटर मेरा बोल रहा था कि वो 2.5 साल की डिस्कशन लीव सबको दे रहे हैं, तो प्लीज इनके बारे में जरा इत्मीनान से बता देंगे।
असल में आप कहते हैं आपका लेगेसी केस खत्म हुआ था, हाई कोर्ट में गए। लेगेसी जो थी ये उन लोगों के लिए थी जो कि 2007 से पहले जिन्होंने कभी असाइलम क्लेम की थी। तो अगर तो आप लेगेसी में आते थे तो होम ऑफिस की जो पॉलिसी थी, जो पहला ऐलान किया गया था, वो 6 से लेकर तो ये तकरीबन 8 तक 3 साल तक रहा है। उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमारा हर आदमी को इंडेफिनिट स्टे दिया करेंगे। फिर उन्होंने चेंज करके उसको 3 साल का देने का शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने कंप्लीटली स्कीम बंद कर दी। तो मेरा इसमें पर्सनल व्यू ये है कि आपको इंडेफिनिट स्टे मिलना चाहिए और उन सब लोगों को इंडेफिनिट स्टे मिलना चाहिए। चूंकि अगर रूल में लिखा था कि जी जब ये कानून बना था 2006 में कि सब लोगों को इंडेफिनिट स्टे मिलेगा, ये फिर होम ऑफिस वालों का बेसिकली फॉल्ट था कि उन्होंने 3 साल में लोगों को डिसीजन नहीं किए। अगर वो फैसले कर देते तो अब सबको इंडेफिनिट स्टे मिल जाना था। तो अभी तक ये जो केसेस हम कोर्ट्स में फाइट कर रहे हैं, इसी बुनियाद पे फाइट कर रहे हैं कि हमारे अपने ख्याल में इन लोगों को इंडेफिनिट स्टे मिलना चाहिए था। तो बहरहाल आपका केस अभी हाईकोर्ट में, आप देखें हाईकोर्ट से क्या फैसला होता है। तो जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक फिर होम ऑफिस आपको स्टे दे देंगे। लेकिन मेरा इसमें व्यू यही है कि इन सब लोगों को इंडेफिनिट स्टे मिलना चाहिए। लेकिन होम ऑफिस वालों ने पहले उनको इंडेफिनिट स्टे देते थे, फिर 3 साल का स्टे देना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने पॉलिसी बंद कर दिया। तो शायद आपको डिस्कशन लीव दे देंगे अगर आप कोर्ट से केस विन कर जाएं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। इमल साहब, मुझे अपने दोस्त के बारे में पूछना है। वो 10 ईयर की बेसिस पे उसने अपना इंडेफिनिट अप्लाई करना है, साथ उसके अपनी वाइफ का अप्लाई करना है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जो FLRO फॉर्म के ऊपर 10 ईयर फैमिली रूट है उसके ऊपर करना है अप्लाई, या जो FLRM पे अप्लाई करना है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। FLRM में वो नहीं आते हैं, चूंकि उसकी वजह यह है कि एक तो वो यहाँ पे वो उनके ऊपर 18,600 वाला रूल फिर उसके ऊपर लागू हो जाएगा। तो मोस्टली जो 10 ईयर्स की बुनियाद पे अप्लाई करते हैं या तो PSW के ऊपर हैं या स्टूडेंट हैं, उनकी शायद इतनी ज्यादा इनकम नहीं होती है। तो ज्यादा बेहतर है कि डिस्कशन लीव के लिए अप्लाई कर दें, चूंकि इसमें भी थोड़े सा एक ग्रे एरिया, लेकिन वो डिस्कशन लीव के लिए अप्लाई कर दें तो ज्यादा अच्छा है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। नमस्ते जी नमस्ते। अच्छा, मुझे पूछना था, मेरा FLRO मैंने दिया था, रिफ्यूज हो गया है। अच्छा। तो अभी उनको अपील ऑफ राइट भी नहीं दिया था उन्होंने। ठीक। और मैं पूछा था, अभी मेरे वकील ने उनको लिख के भेजा है कि बेबी ड्यू होने वाला है, तो उसका राइट बनता है, तो वो उससे कुछ होगा क्या नहीं? क्या हमको जज कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में? जी पहली बात यह कि अगर आपका केस रिफ्यूज हुआ है, जैसे कि आपने कहा आपको अपील का राइट नहीं मिला है, तो इसमें वो जो एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है, अगर वकील ने लिख कर भेजा है बेबी होने वाला है, तो उसको दोबारा कंसीडर वो नहीं करेंगे। तो ज्यादा बेहतरी यही है कि इसको आप हाई कोर्ट में ले जाएं। तो उसके लिए मैक्सिमम 3 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी अप्लाई कर दें, चूंकि होम ऑफिस वालों की बाज़ पॉलिसी ये होती है कि जो ही केस रिफ्यूज हो जाए तो आदमी को वो रिमूव करने की या डिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लिहाजा जुडिशियल रिव्यू अप्लाई कर दें। दूसरी बात, अगर जब बेबी हो जाता है, अब पता नहीं बेबी की नेशनलिटी क्या होगी, बहरहाल ये एक प्लस पॉइंट होता है अगर आपका बेबी हो जाता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो गया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। हेलो जनाब मलिक साहब, भाई बात पूछनी थी आपसे। जी। ये इंडेफिनिट स्टे मिला है आर्मी के थ्रू, तो मेरे को वहाँ पे जो लाइफ इन यूके टेस्ट नहीं देना था, अब मेरे को अब सिटीजनशिप लेनी है, तो उसके लिए क्या मुझे लाइफ इन यूके टेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जी हाँ, वो जो लोग जो भी आदमी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करता है तो उसको एक तो लाइफ इन यूके टेस्ट देना पड़ेगा और दूसरा इंग्लिश टेस्ट है, ये 2 देना पड़ेंगे। तो ये दोनों आपको देना पड़ेंगे नेशनलिटी की एप्लीकेशन करने से पहले। नाज़रीन इसके साथ टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, ब्रेक के उस पर आपसे फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां कमर्शियल ब्रेक से पहले मुनक़ता हुआ था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी। जी गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। मलिक साहब, मैं आपको पूछने का था, हमने शादी की 2011 में मई में। अच्छा। और हमने केस डाला था जून में 2011 में। अच्छा। जो लॉ आया था उससे पहले, और उसने हमको रिफ्यूज कर दिया था। फिर हमारे वकील ने रिकंसिडर के लिए भेजा था। अच्छा। हमारा लास्ट नंबर से 1 साल पूरा हो गया, रिकंसिडर के लिए उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे सेशन ने भेजा था 20 का नोट्स को, उसका भी कुछ जवाब नहीं आया।
तभी हमको क्या करना पड़ेगा? जी, पहली बात यह कि आपका केस खत्म हो चुका था। जब आपका केस खत्म हो गया था तो उस वक्त आपने इसको आगे अदालत में ले जाना चाहिए था, वो आप नहीं ले गए। तो रिकंसिडर होम हाउस आमतौर पर नहीं करते हैं, क्योंकि उनका डिसीजन जो होता है वो कर दें, बस वही फाइनल होता है। तो उसको अगर अदालत में ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। तो जो आप नहीं ले गए तो इसका मतलब है कि जब आपका केस रिफ्यूज हुआ था वहां से आप डेंजर जोन में हैं, तो एनी टाइम आपको कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके किसी वकील से मशवरा करके तो इसको केस को चलाते रहे। अगर केस ना चल रहा हो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी सर, मैंने ये पूछना था कि हम लोगों को ना असाइलम हमने किया था तो हमें 3 साल की लीव मिली थी, ठीक है। तो वो लीव हमारी ना एक्सपायर होनी है नेक्स्ट ईयर मार्च में है। तो जब हमने नेक्स्ट दोबारा अप्लाई करना है उसके लिए एक्सटेंड करवाने के लिए, तो कौन कौन से कोई खास मतलब डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए उसके साथ? और दूसरा ये सर, मैंने आपके केस का क्या हुआ है? जी, हमारा केस पास हो गया था ना, तो साथ हमें वो उन्होंने 3 साल की लीव दे दी थी ना। ठीक है जी, आपके कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपको डिस्क्रिप्शन लीव मिल गई थी तो इसका मतलब है जो नाज वाले हैं वो आपको फर्दर सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि आप जो दूसरे बेनिफिट्स हैं उनके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है तो आपको कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं? तो ज्यादा बेहतर आप लोकल जो आपका सिटीजन एडवाइस ब्यूरो है उनके पास चले जाए, वो आपसे फी नहीं चार्ज करेंगे, तो इस सिलसिले में आपको हेल्प भी कर सकेंगे। अगर फॉर्म वाला कंप्लीट करवाने वो भी कंप्लीट करके दे देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। ये मेरा सवाल ये है कि मैंने असाइलम अप्लाई किया और साल हो गया, तो काम करने की कितने % चांस है? जी, असाइलम मिलना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इमिग्रेशन वाला इसको अच्छे खासे तरीके से देखते हैं। तो बहरहाल अगर आपका केस पेंडिंग है तो उसको पेंडिंग ही रहने दें, तो वेट करें उसका क्या फैसला करते हैं। तो आपका अगर इंटरव्यू हो गया तो उसके बाद एनी टाइम आपका फैसला कर देते हैं, लेकिन उसमें गारंटी नहीं होती असाइलम वाले केस में। मोस्टली केस वर्कर पे डिपेंड होता है कि वो क्या व्यू लेता है। तो आमतौर पर जो इसकी एप्लीकेशन ज्यादातर रिफ्यूज हो जाती है, लेकिन लोगों को असाइलम मिल भी जाती है। तो बहरहाल आप इंतजार करें, देखें क्या फैसला होता है। तो पुश करने की इसको जरूरत नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी सवाल है। जी फरमाइए। मैं पास ना तो 3 महीने हो गए, उन्होंने मेरे फिंगर्स भी ले लिए, तो अब जवाब है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी, मैंने अपना डायग्नोस्टिक के पेपर भेजे हुए हैं। हाँ जी, तो 3 महीने हो गए और फिंगरप्रिंट उन्होंने मेरे ले लिए, तभी तक कोई जवाब नहीं आया होम ऑफिस से। ठीक है जी, असल में जब आप कोई भी एप्लीकेशन करती हैं तो सबसे पहले उनकी तरफ से जवाब आ जाता है जिसको एक्नॉलेजमेंट कहते हैं कि आपका केस मिल गया है, आपकी फी मिल गई है। पहले ये एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। दूसरी चीज फिर आपके फिंगरप्रिंट्स करते हैं, बायोमेट्रिक्स जिनको कहते हैं। फिर उसके बाद आपका जब नंबर आता है फिर आपका केस का फैसला करते हैं। अगर 3 महीने हो गए तो इसका मतलब है एनी टाइम अभी आपके केस का डिसीजन आ जाना चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। यस प्लीज गो अहेड। Yeah, I just wanted to know, I just wanted to ask you, my wife's visa got rejected. I went to my solicitor and he goes to me that there's a new English test out in Pakistan. And we went to Pakistan, my cousins went to Pakistan, and they tried to ask about the new English test. They said we don't know anything about it. So I just want to know if there is a new English test out in Pakistan. No, there's no new English test. Basically, she needs to pass basic English test, which can be IELTS or which can be B1, should be okay. So there's no changes. Basically, there's no change at all about if somebody is making an application from abroad. But here there is a change when somebody is applying for indefinite stay or extension or nationality. There is change from here, but from back home there are no changes. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हमसे 2 सवाल आपसे पूछने थे। जी, एक तो हम आए थे 4 साल पहले आए थे हम स्टूडेंट वीजा पर। अच्छा। तो हम अब हमारी जो हमने सॉलिसिटर को किए थे अपने डॉक्यूमेंट वो हमारा रिफ्यूज हो गया है। ठीक है। तो एक मेरी वाइफ है जो प्रेग्नेंट है, तो हमने पूछा था अगर बच्चा हो तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं?
جی آپ کی کال کا شکریہ. اس میں بچہ ہو یہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے بیس پہ آپ کو سٹے ملنے کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے, چونکہ رولز بچوں کے بارے میں ایک الگ قانون ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے یہاں 7 سال پورے کر لیں تو پھر ایسا رولز کہتا ہے کہ اس کو یہاں پہ سٹے ملے. اس سے پہلے چانسز ہوتے ہیں لیکن گارنٹی نہیں ہوتی ہے. بہرحال اگر آپ کا کیس ریفیوز ہو گیا تھا تو اب مجھے پتہ نہیں آپ کا کس سٹیج پہ آپ آگے عدالت میں لے گئے تھے یا نہیں لے گئے تھے, تو کسی وکیل سے آپ مشورہ کر لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب, میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا لیکن شاید آپ کو صحیح نہیں سمجھا سکا. میرے پاس پہلے 3 سال کی ڈسکریشن لیو تھی, وہ 3 سال میرے مکمل ہو گئے, اب مجھے دوبارہ 3 سال کی ملی ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ پوچھنا یہ تھا کہ میں کیا آپ سے لائف ٹیسٹ اگر کر لوں تو ہو سکتا ہے یا پھر میں تھوڑا ویٹ کر کے. جی آپ کو میں نے یہ مشورہ دیا تھا ابھی ویٹ کر لیں, چونکہ یہ لگاتار چینجز ہوتی رہتی ہیں. چونکہ ابھی وہ لوگ جنہوں نے آپ سمجھے فیبرری 2012 میں ٹیسٹ پاس کیے تھے تو ابھی نیو رولز میں کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, تو حالانکہ اس کو اب زیادہ دیر 2 سال بھی نہیں ہوئے ہیں. تو زیادہ بہتر آپ یہی ہے کہ آپ انتظار کر لیں اور سال ایک, تو اس کے بعد جب اپلائی کر لیں گے اس سے کوئی 1 مہینہ یا 2 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے چیک کر لیں کیا رولز کہتے ہیں. تو ابھی ٹیسٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف انگلش لرن کر لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میں پوچھنا لگا مطلب ہے کہ یہ جی پاکستان تو مطلب اسپاس لیا تو کہہ رہے سن کے 18,600 مطلب کتا نے, اور میں سنیا سی کہ یہ کوئی ریویو ہو رہی ہے, مطلب ہو رہا ہے کہ ہو رہا نہیں 18,600 سٹل چل رہا ہے. اس سلسلے کیس کورٹ گیا سی تو عدالت ہائی کورٹ ہے جڑی اس فیصلہ کیتا سی کہ 18,600 بہت زیادہ ہے, تو 13,000 جڑی ہے ریزنیبل ہونی چاہیے رقم. لیکن ہوم آفس والے اس فیصلے کے خلاف اپیل کر دیتی ہے. جڑی اپیل ہے ان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کورٹ آف اپیل اپیل ہے, ان اپیل میں فیصلہ ہونے شاید 5-6 مہینے یا سال اور لگ جائے. تو اگر کورٹ آف اپیل کیس ون بھی ہو جانا ہے تو پھر بھی چانسز ہیں کہ ہوم آفس والے اس کے خلاف آگے سپریم کورٹ اپیل کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج 1 سال 1.5 سال 2 سال یہ مسئلہ لٹکا رہے گا, تو اس وقت تک 18,600 نا رول چلے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا, میرا سالم کیا ہوا سال ہو گیا, اچھا تو اس کا کام کرنے کی اجازت مانگی جائے تو کتنے % ہوتے ہیں کام کرنے کی گارنٹی؟ اصل میں شروع میں ایک رول تھا کہ اگر آپ کی اپلیکیشن کا فیصلہ 6 مہینے کے اندر نہیں ہوتا ہے, 6 مہینے گزر جاتے ہیں, پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ کام کرنے کی پرمیشن نہیں دی جائے. لیکن بعد میں پھر ہوم آفس والوں نے پالیسی بنا لی کہ وہ کیس کا فیصلہ 6 مہینے کے اندر ہی کر دیتے تھے, لہٰذا انہوں نے کہا جی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی وہی بات ہے کہ یہ سوئے کتے کو جگانے کی بات ہے کہ اگر آپ اپلیکیشن بھیجتے ہیں کہ جی مجھے کام کی پرمیشن دیں, تو یہ بھی چانسز ہے کہ کیس ورکر کو اٹھا کر آپ کے کیس کا فیصلہ ہی نہ کر دے. تو اس وجہ سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ سے بات کر رہی تھی سر, پوچھنا تھا کہ میں نے مسلٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. اچھا. تو اس کے لیے مجھے 1 مہینہ ہو گیا تو انہوں نے ابھی جواب کوئی نہیں دیا. تو آپ نے پیسے جو پے کیے تھے وہ چیک کیش ہو گیا کہ نہیں؟ چیک نہیں کیش ہوا. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں عام طور پر جب آپ ایسی اپلیکیشن کرتے ہیں تو 3-4 دن میں یا ویک میں ہی آپ کے پیسے لے لیتے ہیں. تو آپ نے مجھے پتہ نہیں کیسے ریکارڈڈ ڈیلیوری کر کے بھیجا تھا یا کیسے کیس بھیجا تھا. اگر ریکارڈڈ ڈیلیوری کر کے بھیجا تھا تو پھر انٹرنیٹ کے تھرو آپ پوسٹ آفس سے چیک کر سکتی ہیں کہ وہ ریکارڈڈ ڈیلیوری ڈیلیور ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے. تو اس کے علاوہ فون کر کے بھی ان سے پتہ کر سکتی ہیں. لیکن عام طور پر جب امیگریشن والوں کو چیک بھیجتے ہیں تو اس کو امیڈیٹلی ود ان آپ سمجھے ویک 10 ڈیز میں ہی کیش کر لیتے ہیں. اگر زیادہ دیر لگے تو اس کا مطلب ہے کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. تو زیادہ بہتر ان کو فون کر لیں اور پوسٹ آفس سے بھی چیک کر لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو. جی مجھے پوچھنا تھی, میں اپنے ہسبینڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہوں اسپاؤس ویزے کے لیے, اور میری یہ ایشو ایک ہے کہ میری جو ویج ہے وہ مجھے کیش ملتی ہے, کیش ان ہینڈ. وہ سب آل دی امپلائیز دے آل گیٹ کیش ان ہینڈ. تو میری یہ سوال ہے کہ اگر یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے میری. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو میری ویج ہے کیونکہ مجھے کیش ان ہینڈ ملتی ہے, تو پھر میں 50-60 پاؤنڈ میں حج کر باقی دی میں
बैंक में रख, तो वो एक इश्यू बन सकता है कि इसके लिए मेरे केस को रिफ्यूज कर सकते हैं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि आजकल जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स हैं, आप समझे 100 में से 99% वो कैश इन हैंड नहीं देते हैं, बल्कि बैंक में पैसे या चेक देते हैं या बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर करवाते हैं। तो इमिग्रेशन वाले आमतौर पर अगर कैश पे स्लिप से उनके ऊपर बिलीव नहीं करते, वो समझते हैं इसने कहीं से वैसे ही बनवा लिए कैश पे स्लिप, चूंकि इसका प्रूफ कोई नहीं है। तो ज्यादा बेहतर यही है, उसको बिलीव तभी करते हैं कि जब आपको पे स्लिप्स मिले, वो जो रकम है नेट वेजेस आपके बैंक में गए हो, और वो जो टैक्स की रकम वो इनलैंड रेवेन्यू को या जो कस्टम एक्साइज हो इनको गई हो, तो फिर वो बिलीव कर लेते हैं। तो आमतौर पर होम ऑफिस की जो पॉलिसी है उसमें वो जो कैश पेमेंट्स है इनको बिलीव नहीं करते हैं। तो ज्यादा बेहतर है बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मलिक जी नमस्ते। मैंने आपको पहले भी फोन लगाया था, अभी आपसे पहले बात हुई थी और के बारे में मेरा जो रिफ्यूज हुआ है जी, तो मैंने ये पूछना था, जैसा अभी बेबी नेक्स्ट मंथ ड्यू होने वाला है, नेक्स्ट मंथ की डेट दी है। हेलो, ठीक है, तो क्या पता करना चाहते हैं? वही मैं पूछना था, आपने मेरे को बताया था ना क्या मेरे वकील ने लेटर भेजा हुआ है उनको, क्या नेक्स्ट मंथ होने वाला है, तो हम लोगों ने अभी उसको कोर्ट में लेके जाना चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ को इंडेफिनेट है, उसको ब्रिटिश पासपोर्ट ही मिलेगा ना मेरे बेबी को। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में होम ऑफिस वाले इन चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो फिर कोई भी आदमी कहे जी मेरी कल शादी होगी, आज मुझे स्टे दे दें, तो इस तरह वो नहीं देते हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि अगर आपका कोई केस पहले से रिफ्यूज हो गया है तो उसको जितना जल्दी हो सके आगे अदालत में ले जाएं, ये आपको लीगल रखेगा। दूसरी बात यह कि जब बेबी पैदा होता है, चूंकि उसकी मां के पास इंडेफिनिट स्टे है, तो बेबी जो है ये ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा। जब बच्चे को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए उसकी बेस पे आप अप्लाई करें, उसमें आपके ज्यादा चांसेस हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड का केस उधर पाकिस्तान में दिया हुआ है, 7.5 माह हो गए हैं, तो कोई जवाब नहीं आया, क्या वजह हो सकती? जी, आमतौर पर इसमें 7 महीने तो नहीं लगते हैं, तो महीने में डिसीजन कर लेते हैं, या आपको बहुत कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो 1.5-2 महीने लगते हैं, ज्यादा देर नहीं लगती है। आप ऐसा करें, जो ब्रिटिश हाई कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे उनका ईमेल एड्रेस होगा, उनको आप ईमेल करके पूछें, वो जो रेफरेंस नंबर आपको मिला था उसके तहत कि जी इसमें डिले क्यों हो रही है, तो वो आपको बता देंगे इसमें डिले क्यों हो रही है। तो उनको ईमेल का फौरी तौर पर 1-2 दिन में जवाब दे देते हैं, तो उनको चेंज करें, थोड़ा इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं ब्रिटिश हूँ। मैं बच्चे जो वो स्पाउस 2 साल की वीजे पे आए हुए हैं इधर। अच्छा। तो मेरे को मई का मैंने अप्लाई किया हुआ, 6 महीने में तकरीबन 5-6 दिन रहे, तो अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया। एक बार उन्होंने शुरू में एक लेटर भेजा था, मेरी एक बड़ी बेटी उसके फोटो मिस थे, तो वो हमने भेज दिए थे, तो अभी तक कुछ भी नहीं होगा, क्या करेंगे? तो बायोमेट्रिक्स हो गए कि नहीं हो गए? बायोमेट्रिक्स हो गए कि नहीं, फिंगरप्रिंट्स हो गए सर। ठीक है जी, आपके कॉल का शुक्रिया। असल में शुरू में अगर आप बजाय डाक से अप्लाई करने के अगर आप प्रीमियम सर्विस पे जाते तो सेम डे आपको स्टे मिल जाता। तो बाज़ का लोग समझते हैं, आप समझोगे सस्ता तरीका, लेकिन इसमें फिर देर थोड़ी लग जाती है। तो आपने जब अप्लाई किया था तो पहली बात उनका जवाब आपको आ गया था कि आपका केस उनको मिल गया है, फिर उन्हें बायोमेट्रिक्स भी कर लिए थे। तो अभी आपका केस है कि आपके केस का कब तक फैसला करते हैं। असल में अप्रैल से पहले ये सिचुएशन थी कि वो लोग जिन्होंने अप्रैल से पहले एप्लीकेशंस की थी तो उनको काफी देर लग रही थी, साल लग जाता था। लेकिन अप्रैल के बाद होम ऑफिस ने, चूंकि होम ऑफिस को 2 डिपार्टमेंट में तकसीम किया, उसके बाद अब इतनी ज्यादा देर नहीं लगती है। तो बहरहाल अगर 6 महीने हो गए तो मुझे लगता है जल्दी आपके केस का फैसला हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, नमस्ते मलिक साहब। जी नमस्ते। मलिक साहब, मेरे ਬੱਚੇ 2014 ਚ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਨਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ?
ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ 7 ਸਾल की बुनियाद पे बच्चे की स्टे हो जाए, तो उसने भी हो जाना चाहिए ना। लेकिन ट्राई ये करनी है कि तुसी मैन एप्लीकेंट हो तो उसके बाद बच्चे की अपने हस्बैंड की अपना डिपेंडेंट रख के जो 2014 जरा कि 6 वीक शुरू हो रहा है तो न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करनी है 7 साल बेसिस पे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब, मैं एप्लीकेशन अप्लाई की थी SIT सेटलमेंट 1 महीना पहले तकरीबन अप्लाई किया ਸੀ। अच्छा। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ CC ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। नहीं जी हाँ, अगर तब तुमने नोटिस कोई चीज देनी सी तो फिर चुप करके वेट करो तो जो जरा भी कोई डिसीजन आन दो तो उसकी कुछ करने की लोड़ नहीं है। कल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना था, मेरे एक दोस्त वो Tier 2 के ऊपर पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, तो वो जब पाकिस्तान से आए थे तो उन्होंने इंग्लिश का जो टेस्ट दिया था वो B2 की उन्होंने इक्वल जो है वो पियर्सन से जो है वो क्या है सनद जो है वो क्या है जमा कराई थी। उसके बाद वो कराची के अंदर वो सेंटर बंद हो चुका है और जिसके अंदर मतलब सैकड़ों मुतासरीन ने वो पियर्सन वालों ने जो है वो एम्बेसी को इन्फॉर्म किया है कि जनाबे वाली इस दौरान ये 2-3 महीने के अंदर जो हुआ है यहाँ गड़बड़ हुई है, लिहाजा ये सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी वो दोस्त तो यहाँ फैमिली के साथ यहाँ रह रहा है, तो अभी नियर फ्यूचर के अंदर उन्होंने मतलब वीजा को एक्सटेंड करने के लिए जो है वो क्या है एप्लीकेशन डालनी है। तो अभी इसके लिए बेहतरीन क्या है, चूंकि डाउट है कि उन्होंने एम्बेसी को हो सकता है इन्फॉर्म कर दिया हो, तो इसके लिए बेहतरीन हाल क्या है कि वो क्या तरीका अपनाएं। और दूसरा एक सवाल ये था कि इन केस अगर वो जो है वो क्या है उनको इनकार हो जाता है, एक्सटेंड नहीं होता, तो क्या उनको अपील का हक दिया जाएगा? वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो तो आला तालीम याफ्ता है, मतलब सारा प्रूफ दे सकते हैं। जी, इस सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि मेरा ये मशवरा है कि B2 का टेस्ट पास करके यहाँ से सर्टिफिकेट अपने पास रख लें। चूंकि ऐसा हुआ है कराची में भी और इस्लामाबाद में ऐसे बाद कॉलेजेस थे जो 2 नंबर सर्टिफिकेट बना के दे देते थे और बाद में गवर्नमेंट ने उनको या जो भी अदारे थे उन्होंने उनको बंद कर दिया इसी वजह से कि 2 नंबर सर्टिफिकेट देते थे जो जेन्युइन नहीं थे। अब जिन लोगों ने उनसे सर्टिफिकेट लिए हैं तो उनके भी वो उन पे शकूक हैं कि ये सही थे या नहीं थे। तो बहरहाल इसका बेहतर हाल यही है कि वो यहाँ से जितना जल्दी हो सके B2 का सर्टिफिकेट बनवा कर नया वो पास रख ले, तो आइंदा उसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी आदमी अगर वो एप्लीकेशन इमिग्रेशन वालों को करता है तो उसके पास वैलिड वीजा है, तो अगर वो एप्लीकेशन किसी वजह से भी रिफ्यूज हो जाती है तो उसको आगे अपील का राइट देते हैं। लेकिन अगर ये B2 अभी भी कर लेते हैं जो कि आप समझे कि 2-3 वीक में हो जाता है तो इनको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम शाहिद है, मेरा केस है ना जो तकरीबन बहुत पुराना 16 ईयर ओल्ड है, तो मेरे फिंगरप्रिंट और तस्वीरें तकरीबन 9 मंथ हो गए गई हैं, तो अभी तक कोई जवाब है। जी, असल में इसमें आप यही कि इंतजार करें, चूंकि पहले भी एक कॉलर के जवाब में मैंने यही बताया था कि अप्रैल से पहले ऐसी सिचुएशन थी कि जो लोग एप्लीकेशंस करते थे उनके जो फैसले होते थे वो होने में तकरीबन साल लग जाता था। तो आपका भी केस उसी क्यू में है, लेकिन अप्रैल में उन्होंने होम ऑफिस को 2 डिपार्टमेंट में तकसीम कर दिया है। अब जो डिसीजन हो रहे हैं, जो फैसले हो रहे हैं वो जरा जल्दी हो रहे हैं, तो अगर आपको 9 महीने हो गए तो इसका मतलब 2-3 महीने और लग सकते हैं आपके केस के फैसला होने में। तो बहरहाल एक दफा अगर आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाए और फिंगरप्रिंट्स आ जाए तो उसका मतलब है कि आपका बस के सब क्यू में एनी टाइम उसका डिसीजन आ सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो। जी जी फरमाइए। हेलो। जी, आप टीवी ना देखें, आप टेलीफोन पर बात करें। मुझे कल लगता है कॉल ड्रॉप हो गया चूंकि वो टीवी देखने में मसरूफ हो गए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है ये कॉल भी ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। मेरे पहले फोन किया था, मैं बच्चे और बेटी 22 के बेस पे डालता हूँ, वो दोनों ब्रिटिश हैं, काम कर रही है, तो उसके क्या चांस है? वो मुझे इंडेफिनेट देते हैं, डिस्कशन लिख देते हैं, और यदि मतलब रिफ्यूज करते हैं तो क्या चांसेस होते हैं? आपका लीगल स्टेटस क्या है यहाँ पे?
ابھی میرا بھی تو وہ کیس چل رہا تھا ہائی کورٹ میں, لیکن مجھے میرے سلسٹر نے بولا تھا کہ یدی آپ اپنے بیٹے کے, ایکچولی آپ ہی کے پاس میرا کیس میں نام نہیں لینا چاہتا تھا, ٹھیک, تو مطلب انہوں نے بولا تھا کہ یدی آپ بچے کے بیس پہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں پلیز تھوڑا بتا سکتے ہیں؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں آپ کی بات سے یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. جو ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اس کا انتظار کریں کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے, چونکہ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ سے آپ کو ریلیف مل جاتا ہے, تو ایک تو وہ اس کا انتظار کریں. اگر کسی وجہ سے وہ کیس آپ کا نہیں ہوتا یا ریفیوز ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر آپ بچے کی بیس پہ اپلائی کر سکیں گے. بچے کے بیس پہ آپ کے تھوڑے زیادہ چانسز ہوتے ہیں, تو لیکن جو ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو اس کا پہلے انتظار کر لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو سر, مائی نیم از بلدیو سنگھ. سر بات یہ ہے کہ میری شادی ہوئی تھی آج سے 1 سال پہلے ایک یوروپین لڑکی کے ساتھ. اچھا. تو وہ مجھے 7-8 مہینے پہلے وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. اچھا. میرا بیبی ہے اس کے ساتھ, اور میں نے اس سے شادی نہیں کروائی. میری پارٹنرشپ کے حساب سے مجھے 5 سال کا ویزا ملا تھا. ٹھیک. تو ان فیوچر مجھے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی اس کے لیے اگر میں اپلائی کروں یا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ آپ کو 5 سال کا ویزا لگے, آپ کو فی الحال تو کوئی پرابلم نہیں, لیکن لانگ رن میں ہو سکتی ہے. تو آپ یہ کریں کہ بچے کو لگاتار ملتے رہیں. اگر اس کی ماں آپ کو نہیں ملنے دیتی ہے تو آپ کورٹ کے تھرو بھی ایکسس کر سکتے ہیں یا کانٹیکٹ آرڈر لے سکتے ہیں. تو بچے کو ملتے رہیں. تو ابھی آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگے, آپ کو فی الحال کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. صرف بچے کو ملتے رہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیے. ہیلو ملک صاحب. جی میرا جی الیکٹو میں کیس لگا ہوا ہے, 2011 میں لگایا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا, کوئی ان کا جواب نہیں آیا. ابھی 2014 آنے والا ہے. اچھا. تو اتنے وقت کے بعد میرے وکیل نے کہا کہ آپ 2-3 لوگوں سے یہاں کے جو برٹش ہیں ان سے لکھوا سکتے ہیں اور ان کے لیٹر ڈالتے ہیں, ان کے برٹش پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ساتھ میں. ٹھیک ہے. وہ بھی بھیجی تھی, ان کا بھی کوئی جواب. اس میں کیا ہو سکتا ہے ملک صاحب؟ اور اگر میں وکیل چینج کرتا ہوں اس سے کوئی میرے کس پہ اثر ہوتا ہے یا نہیں, اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا. جی پہلی بات یہ کہ اصل میں لیگیسی جو 2006 میں اس کا اعلان ہوا تھا, تو وہ لوگ جنہوں نے 2006, 7 یا 8 میں اپلائی کیا تھا تو ان کو عام طور پر سٹے مل گیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ جب 2006 میں آپ کی اسکیم کا اعلان ہوا اس اسکیم کا, تو اس وقت آپ نے 6, 7, 8 میں اپلائی نہیں کیا, آپ نے 8 کے یا 9 کے بعد اپلائی کیا. اس وجہ سے آپ کا کیس تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو انڈیفینٹ سٹے مل جانا چاہیے. اگر وہ نہ تو کم از کم ڈسکشن لیو ضرور مل جانی چاہیے تھی. ہم آپ کو ریمائنڈر بھیجنا شروع کر دیں, اور ساتھ یہ بھی لکھ دیں کہ اگر آپ فائنل نوٹس دینا چاہتے ہیں کہ اگر 3 یا 4 ویک میں میرے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو میں اس کو ہائی کورٹ میں لے جا رہا ہوں. تو ایسا ایک نوٹس بھی آپ کو بھیج سکتے ہیں. تو وکیل آپ اینی ٹائم چینج کر سکتے ہیں, آپ کے کیس پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو. ہاں جی سر. جی میں یہ پوچھنا تھا کہ میں نے 4 سال پہلے یہاں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئی تھی. اچھا. تو میں نے اب کیس لگایا تھا دوبارہ اسٹڈی بیس پہ, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. تو دوبارہ میں نے اپیل بھی کی پر پھر ریفیوز کر دیا. تو میں نے پوچھنا تھا کہ اب میرے بیبی بھی ہونے والا ہے, اب کون سی فائل لگا سکتے ہیں؟ جی آپ کے کال کا شکریہ. آپ ایسا کریں کہ کسی وکیل سے مشورہ کر لیں, چونکہ ایک تو آپ کا کیس ریفیوز ہوا تھا, تو پتہ نہیں وہ کس بیس پہ ریفیوز ہوا تھا. تو جو اپیل آپ کی ڈسمس ہوئی تھی وہ پتہ نہیں کیوں ڈسمس ہوئی تھی. اس کے بعد جب آپ کا کیس ایک ٹرائبیونل جو فرسٹ ٹرائبیونل سے ڈسمس ہو جائے تو آپ اپر ٹرائبیونل میں جا سکتے ہیں, اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو بچے کی بیس پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ بہتر ہے کسی وکیل سے جا کر ملیں, ان کو ساری بات بتا کر ان سے مشورہ کر لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میں نے نیچرلائزیشن کے لیے بھیجا تھا اپنے 2 بچوں کے ساتھ. اچھا. پہلے, لیکن ابھی تک کوئی ادھر سے جواب بھی نہیں آیا اور بینک سے پیسہ بھی نہیں دیا ان لوگوں نے. آپ نے کب اپلائی کیا تھا؟ 21 اکتوبر کو میں نے یہاں سے پوسٹ کیا. ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ. اس میں آپ تھوڑا سا انتظار کریں. اصل میں ہوا یہ کہ 28 اکتوبر کو جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ وہ رولز چینج ہونے والے تھے کہ انہوں نے انگلش جو ٹیسٹ ہے وہ اس میں لاگو کر دیا تھا. اس وجہ سے بے شمار لوگوں نے جو اپلیکیشنز کی ہیں تو وہ 28 سے پہلے کی ہیں. تو آپ کی اپلیکیشن بھی اسی کیو میں ہے مجھے لگتا ہے. تو میرے خیال میں 1-2 ویک میں آپ کا وہ چیک بھی کیش ہو جائے گا, آپ کے اکنالجمنٹ بھی آ جائے گی. چونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہم آپ کو اپلیکیشن ملی ہیں نیشنلٹی کی رول چینج ہونے کی وجہ سے, اس وجہ سے وہ کیو اپ ہو گیا. تو آپ کا بھی کیس وہیں پہ اٹکا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے 2-3 ویک میں آپ کو اکنالجمنٹ مل جائے گی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو. جی جی پوچھیے. یہ جو 7 سال کے بچوں کے حفاظت کے کیس ہیں, کسی کو اس کے مل رہا ہو تو کیا اس کو ہم یہ چیلنج کر سکتے ہیں؟ بچوں کے
सर जाती है। जी क्या अप्लाई कर सकते हैं? असल में आपकी आवाज क्लियर नहीं है। बच्चों का जो 7 साल का केस है, किसी को स्टे दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं, जी इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? जी हम बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो कानून बना था पिछले साल वो यही था कि जो बच्चा 7 साल पूरा कर ले उसको यहाँ पे स्टे दे दिया जाए, लेकिन होम हॉस्पिटल ने बाज केसेस में जो केस वर्कर है वो इलीगली केसेस रिफ्यूज कर रहे हैं। तो मेरे अपने ख्याल में उनकी कानून कहता है उनको बच्चों को स्टे मिले, लेकिन जब होम हॉस्पिटल रिफ्यूज कर रहे हैं तो बहरहाल जिसका रिफ्यूज हो जाए वो हाई कोर्ट में ले जाए, वहां से रिलीफ मिलने के चांसेस होते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी मेरे दादा को इतने 14-15 साल हो गए हैं, तो उन लोगों ने पासपोर्ट मांगा था और 2 फोटो तो वो तो भेज दिए हैं, तो अभी 1 साल हो गया, कोई जवाब नहीं आया। इसकी क्या वजह है? आपकी कौन सी एप्लीकेशन थी? एप्लीकेशन नहीं थी, मेरे दादा अबू इधर विजिटर आए थे तो एक बार अप्लाई की थी, तो फिर उन्होंने खुद ही 14 साल के बाद पासपोर्ट मांगा था। जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में वो लोग जिन्होंने जुलाई 2000 पिछले साल 12 से पहले 9 जुलाई 2000 से पहले अप्लाई किया था 14 साल की बुनियाद पे, अगर किसी ने 14 साल पूरे कर लिए हो तो उससे पहले वो 14 साल की बुनियाद पे स्टे देते थे, लेकिन 9 जुलाई के बाद उन्होंने 20 साल कर दिया है। तो बहरहाल अगर जुलाई पिछले साल से पहले की एप्लीकेशन पेंडिंग है और 14 साल से ज्यादा यहाँ पे रहें तो उनका यहाँ पे स्टे हो जाना चाहिए। हम आपको रिमाइंडर भेज सकती हैं, उनको नोटिस भी एक भेज सकती हैं कि जी मेरे केस का जल्दी फैसला ना हो तो मैं इसको हाई कोर्ट में ले जा सकती हूँ, तो उनको थोड़ा सा पुश करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन आज की मुलाकात बस इतनी, मुझे बताया गया कि 1 घंटे का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। अगर आपकी कॉल किसी वजह से ना मिल सकी हो तो अगले सैटरडे की शाम 6 बजे यही होगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। रब रखा।